चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर मैं हूं कहानी वाला रजत, लेकर आया हूं एक और नई कहानी। आज की कहानी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई लठैतों की कहानी। इस कहानी का नाम ही यही है, लठैतों की कहानी। क्या कहती है ये कहानी, आइए सुने। यह लठैतों की कहानी है। बहुतों ने सुनी है और मेरी तरह बड़े बूढ़ों ने उन्हें देखा भी है। आज से 50-60 साल पहले पश्चिमी बंगाल में, यानी हुगली, बर्धमान, इन जिलों में इस प्रकार के उपद्रव हुआ करते थे। इसके पहले यानी मेरी नानी के जमाने में सुना जाता है, शाम के बाद लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। लठैत लोग जितने बदमाश होते उतने ही वो निर्दयी भी होते थे। गिरोह बनाकर रास्तों के झाड़ झंकार में शिकार की खोज में छिपे रहते थे। जब कोई आदमी उनके सामने से गुजरता तो वे ठीक निशाना साधकर उसके पैर में मारने के लिए लाठी फेंकते थे। यही उनका प्रधान हथियार था। उस बांस की लाठी को वो लोग पावड़ा कहते थे। निशाना भी बड़ा अचूक था और जब पथिक पावड़े की चोट से घायल होकर मुंह के बल गिर पड़ता तो बाकी लोग चारों तरफ से आकर उसे लाठी से धुनकी की तरह पीट कर मार डालते। इस अमानुषिक कार्य के लिए उन्हें चिंता या दुख नहीं होता था। उनके द्वारा मारे गए बहुत से लोगों की लाशें मैंने देखी हैं। बचपन में मुझे मछली का शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बड़ी बड़ी मछलियां नहीं मार पाता था, पर छोटी छोटी मछलियों का शिकार बड़े चाव से किया करता था। सुबह होने के पहले ही मैं बंसी लेकर नदी की ओर चल देता। हम लोगों के गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में कहीं कहीं कमर भर से ज्यादा का पानी नहीं होता था। चारों तरफ सेवार छाया था। उस सेवार के बीच जहां जरा साफ पानी रहता था वहीं मछलियां खेला करती थी। मैं मछली पकड़ने के लालच से दिन भर बंसी फेंककर तट पर बैठा रहता। उस समय मैंने अनेक लाशें नदी में बहते हुए देखी थी। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। उनके ताजे रक्त से नदी का पानी भी कहीं कहीं जरा लाल हो जाता था। नदी के दोनों ओर जंगल है। पता नहीं कहां ये रहते कहां हैं, कहां उन्हें लठैतों ने मारा और कहां आकर फेंक कर चलते बने। ऐसे भयानक कांड होते हुए भी कोई पुलिसमैन इस गांव में जांच पड़ताल करने नहीं आया और न किसी को थाने पर जाकर इसकी सूचना देने की गरज थी। कौन मुफ्त में झंझट मोल लेता, क्योंकि वह हमेशा सुनते चले आ रहे थे कि पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस के पास जाना अपने को स्वयं फंसाना है। बाघ के मुंह में पड़कर भी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास जाने से कभी नहीं। इसलिए अक्सर जब लोगों की निगाहें ऐसी लाशों पर पड़ती तब वो मुंह फेर कर चल देते। इसके बाद शाम होते ही सियार और भेड़ियों का दल जंगल से बाहर आकर उन लोगों को खाकर नदी का पानी पीकर फिर जंगल में चल देता। सुबह तक लाश का कोई नामो निशान नहीं रह जाता। एक दिन मेरी भी हालत इसी तरह की होती, लेकिन हो नहीं पाई। आज उस कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। उन दिनों शायद मेरी उम्र 12 साल की थी। घर के कोने में छुट्टी के दिन गुड़िया बना रहा था कि अचानक नयन ग्वाले की आवाज सुनाई पड़ी। वो मेरी दादी से कह रहा था, केवल 5 रुपए चाहिए, दे दो ना दादी जी, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। दादी नयन चांद को बहुत मानती थी। उन्होंने पूछा, अचानक रुपयों की क्या जरूरत आ पड़ी रे नयन? उसने कहा, एक अच्छी गाय खरीदने का सोचा है दादी। बसंतपुर में फुआ के यहाँ फुफेरे भाई ने कहला के भेजा है कि वो 4-5 गायों को रखने में असमर्थ है। एक मुझे देना चाहता है, लेकिन मुझसे वो दाम नहीं लेगा। फिर भी अपने पास 5 रुपए रखना तो जरूरी है ना। दादी ने फिर कुछ पूछा नहीं, घर के अंदर गई, 5 रुपए लाकर उसे दे दी। मैं बहुत दिनों से सुनता चला आ रहा था कि बसंतपुर में काफी बढ़िया बंसी मिलती है, इसलिए बिना कुछ कहे मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 2 मील कच्ची सड़क पर चलने के बाद ग्रैंड ट्रंक रोड से बसंतपुर जाने का रास्ता मिलता है। 1 मील चलने के बाद अचानक न जाने क्यों उसने पीछे की ओर देखा। मुझे देखते ही गुस्से से भरकर वो बोल उठा, मैं तुम्हारे लिए 1 नहीं 10 बंसी लाऊंगा, तुम लौट जाओ। लेकिन मैं लौट जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उससे काफी विनती की, परंतु वो
उन बातों की परवाह किए बिना घर लौट आया। मेरे रोने धोने पर दादी जी कुछ नरम पड़ी, लेकिन नयन किसी भी तरह अपने साथ मुझे ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए वापस घर ले आए। नयन ने कहा, आने जाने में 8 कोस का चक्कर है। ये ठीक है कि चांदनी रात है, मैं उन्हें साथ ले जा सकता हूं, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है और कहीं शाम होने के पहले लौट न सका तो मैं गाय संभालूंगा या लड़के को। अब तुम ही सोचो मैं क्या करूं। रास्ते में डर किस बात का? ये बात इधर के सारे लोग जानते हैं। दादी जी एकदम बिगड़ के खड़ी हुई। नहीं, कभी नहीं। अगर तू भाग कर भी गया तो मैं तेरे मास्टर को कल ही 50 बैंत मारने के लिए चिट्ठी लिख दूंगी। हाँ। निरुपाय होकर मैं दूसरी तरकीब सोचने लगा। नयन के चले जाने के बाद मैं ये कहकर कि बदन में तेल लगाकर पोखर में नहाऊं, गमछा लेकर बाहर चला गया। नदी के किनारे किनारे जंगल और आम कटहल के बागों के बीच में दौड़ते हुए मैं 2-3 मील जमीन पाकर स्थल पर चला आया। वहां कच्ची सड़क से वो सड़क जा मिली। 10 मिनट के बाद मैंने देखा नयन चला आ रहा है। पहले मुझे देखकर वो काफी बिगड़ गया। फिर जब उसने ये जान लिया कि मैं किसी तरह चालाकी से यहां तक भाग आया हूं तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, अच्छा जब तुम आ ही गए हो तो चलो, जो किस्मत में बधा है वो होगा। अब यहां से तो मैं लौट कर तुम्हें वापस पहुंचाने नहीं जा सकता। नयन भैया ने एक दुकान से कुछ लावा और चना खरीद कर मुझे दी। उन्हें खाते खाते दोपहर तक बसंतपुर में उनकी फुआ के मकान पर पहुंच गए। फुआ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मकान के पास ही कुंती नदी बह रही थी। नदी छोटी है पर भरी पड़ी है, ज्वार भाटा भी आता है। नहाकर आने के बाद उन लोगों की बड़ी बहू ने केले के पत्ते पर दही, चूड़ा और केला देकर फलाहार करने को कहा। भोजन करने के बाद नयन भैया की बुआ ने हंसकर कहा, बेचारा लड़का 4 कोस पैदल चलकर आया है, फिर लौट कर जाना भी है, जरा आराम कर लेने दो, तीसरे पहर चले जाना। अरे अभी बहुत वक्त है, चिंता की कोई बात नहीं। उनका लड़का मेरे लिए बंसी लाने के लिए चला गया। नयन और मैं दोनों पैदल यात्रा से इतने थक गए थे कि सोकर उठने के बाद पता चला 4 बज चुके हैं। ये देखकर नयन भैया जरा चिंतित हो उठे, लेकिन मुंह से कुछ बोले नहीं। 10 मिनट के अंदर ही हम तैयार होकर चल पड़े। चलते वक्त अपनी बुआ को नमस्कार करके नयन भैया ने साथ में लाए हुए 5 रुपयों को उनके पैरों के पास रख दिया। बुआ ने लौटते हुए उन्हें बोला, इन्हें ले जा, बच्चों को मिठाई खरीद कर दे देना। मैं बंसी लिए था और नयन एक हाथ में मोटे बांस की लाठी और दूसरे में गाय की रस्सी पकड़ के चल रहा था। गाय को साथ लेकर जल्दी चला नहीं जाता, इसलिए 2 कोस जाते जाते शाम हो गई। आसमान में चांद खिल उठा। रास्ते में दोनों ओर बरगद पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी डालियां ऊपर आपस में लड़ रही थी। चारों तरफ अंधकार छाया था। पेड़ों के पत्तों के बीच से चांद का प्रकाश छन कर आ रहा था। उसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक तभी नयन भैया ने कहा, छोटे भैया तुम मेरी बाईं तरफ आ जाओ और अपने बाएं हाथ से गाय की रस्सी पकड़ चलो, मैं तुम्हारे दाएं रहूंगा। क्यों नयन भैया? कुछ नहीं, यूं ही, चलो चलो। लेकिन मैं लड़का ही था, फिर भी समझ गया कि नयन भैया की आवाज में घबराहट है। पक्की सड़क को पार करके हम कच्ची सड़क पर आ गए। दोनों ओर का घना जंगल और भी घना हो गया। बहुत पुराना पापुड़ का पेड़ आसमान से बातें करता हुआ झूम रहा था। चांद की चांदनी कम दिखने लगी थी। शाम के समय किसानों के लड़के इसी रास्ते से बैलगाड़ी ले गए थे। उस समय की धूल अब तक उड़ रही थी, जो रह रहकर हमारे नाक मुंह में घुस रही थी। ठीक ऐसे ही वक्त 50-60 हाथ की दूरी पर से एक चीख हवा में तैरती हुई आई, बाप रे, मर गया रे, अरे भाई कौन है, मुझे बचाओ। साथ ही लाठी का खटखटाहट शब्द भी था। इसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन भैया जरा रुककर खड़ा हो गया और बोला, बस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया नयन भैया? एक आदमी, कहकर उन्होंने कुछ देर तक खड़े होकर न जाने क्या सोचा। इसके बाद फिर बोल उठे, चलो छोटे भैया, हम लोग जरा सावधानी से चलेंगे। गाय के बाएं नयन भैया और दाहिनी ओर मैं। बचपन से सुनता आ रहा था, देखता भी आ रहा था, इसलिए अब सब समझ गया था। अरे भाई कोई है? अभी तक ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। डरते डरते मैंने कहा, नयन भैया वो देखो, सामने सब खड़े हैं, हम लोग कैसे जाएंगे? अगर मारेंगे तो? नहीं नहीं छोटे भैया, मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये सब मामूली लठैत हैं, हम लोगों को देखते ही भागेंगे। ये सब बड़े डरपोक होते हैं। खैर हम लोग गाय को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।
भय से मेरा पैर पूरी तरह कांप रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की छाया, गर्द और अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिख पा रहा था। 15-20 हाथ आगे बढ़ने पर हमने देखा कि 5-6 लोग दौड़कर पाकड़ की आड़ में जल्दी जल्दी जाकर छिप गए। अचानक नयन भैया खड़े होकर चिल्ला उठे। उफ, वो आवाज कितनी भयंकर थी। वो बोले, खबरदार, तुम लोगों को मैं चेताए देता हूं, ब्राह्मण का लड़का साथ में है। अगर किसी ने भी पावड़ा फेंका ना तो किसी की खैर नहीं होगी। कोई यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा, इसीलिए सावधान किए दे रहा हूं। प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दूर और बढ़ने पर हमने देखा कि एक व्यक्ति रास्ते में मुर्दे की तरह पड़ा है। चांद की हल्की चांदनी उसके बदन पर पड़ रही है। नयन भैया ने उसे झुककर देखा और हाय हाय कर उठे। लाश की नाक और मुंह से खून की धार बह रही थी। दोनों पैर अभी तक बुरी तरह कांप रहे थे। कंधे पर भिक्षा की झोली थी, लेकिन उसमें रखे चावल चारों तरफ बिखर गए थे। एक तारा जिसे बजाकर वो भीख मांगा करता था, लाठी की चोट से टूटकर छिटक कर गिर गया था। मृतक व्यक्ति वैष्णव था। तभी नयन भैया खड़े होकर बोले, अरे नरक के कीड़ों, नारकियों, तुम लोगों ने मुफ्त में इसके प्राण ले लिए। तुम लोग आखिर सब चाह क्या रहे हो? देख रहे हो क्या किया तुमने? उनका क्षण भर पहले का भयानक कंठ अब करुणा से भर उठा था, लेकिन उधर से कोई जवाब ना आया। नयन के हृदय में वैष्णव की मौत का दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वयं भी वैष्णव था। उसके गले में तुलसी की मोटी माला थी, नाक पर तिलक और बदन पर राम नामी दुपट्टा। घर में वो एक मंदिर बनाकर महाप्रभु चैतन्य की मूर्ति की पूजा किया करता था। 1000 नाम जपने के पहले कभी भी वो जलपान तक नहीं करता। बचपन में थोड़ा सा पढ़ लिख गया था, इसलिए आज भी टाइपों में छपी रामायण का पाठ कर लेता था। दीपक के प्रकाश में वृक्ष के नीचे काफी रात गए अल्लाह की तरह ऊंची आवाज से वो रामायण आदि का पाठ किया करता। मांस नहीं खाता। उम्मीद थी आगे चलकर मछली खाना भी बंद कर देगा। वो वैष्णव क्यों बना, उसका एक अलग इतिहास है। इसका उल्लेख यहां कर देना आवश्यक है। इस समय उसकी उम्र 40 के करीब थी। इसके पहले जब उसकी उम्र 25 या 30 के तकरीबन थी, तब एक डकैती के मामले में गिरफ्तार होकर 1 साल वो जेल खाने की हवा खाकर आया था। मेरी दादी के फुफेरे भाई इस जिले के सबसे बड़े वकील थे। उनसे सिफारिश करवाकर और काफी धन खर्च कर दादी जी ने उसे छुड़वाया। जेल से बाहर आते ही वो सीधा नवद्वीप चला गया और वहां पर किसी एक सन्यासी जी से मंत्र वगैरह लेकर सर मुंडाकर उसका चेला बनकर लौटा। उस दिन से वो नयन गोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नयन जब भी मेरे घर आता था तब जमीन पर लेटकर दादी जी को साष्टांग प्रणाम करता। चूंकि विधवा ब्राह्मणी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मेरी दादी किसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों से उसे छुआ कर देती थी और नयन उसे अपने सर आंखों पर लगाकर उठता और कहता, दादी जी, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में किसी अच्छे घराने में जन्म लूं, जिससे तुम्हारे पैरों की धूल हाथ से लेकर सिर पर लगा सकूं। दादी जी हंसकर कह उठती, मैं आशीर्वाद देती हूं नयन, इस बार तू ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। नयन की आंखों में हर्ष के आंसू छलछला उठते। तब वो कह उठता, इतनी आशा तो मैं नहीं करता दादी, मेरे पापों का अंत नहीं है। ये बात और कोई भले ही न जाने, पर तुम अच्छी तरह जानती हो, तुमसे मैंने कुछ नहीं छिपाया। दादी विरोध में कह उठती, तेरा सब पाप कट गया नयन, तेरी तरह भक्त और आस्तिक इस दुनिया में हैं ही कितने। अब इस चोले को मत बदलना, इसी से तेरी मुक्ति हो जाएगी। नयन अपने आंसुओं को पोंछता हुआ चल देता। तभी दादी पुकार कर कह उठती, देख, कल जरा आकर ठाकुर जी का प्रसाद खा जाना, समझा, भूलना नहीं। हाँ, ये सब बातें स्वयं अपनी आंखों से न जाने कितनी बार देखी थी। इसलिए जिन वैष्णवों की वो जी जान से सेवा करता था, उनकी हत्या से वो बहुत दुखी और क्रोध से विचलित हो सकता था, इसमें संदेह नहीं है। उसने कहा, निरी गोसाई भिक्षा मांगकर घर की ओर जा रहा था, उसे मारने से क्या फायदा हुआ, आखिर क्या मिला? ये न जाने 2-4 आने पैसे के लिए क्या क्या करे। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी तरह मार डालो। इस बार पेड़ की आड़ से जवाब आया, 2-4 आने पैसे कौन देता है? जा अपनी खैर मना, जो इस बार जीता जागता चला जा रहा है। अब रहने दे अपना उपदेश, भाग जा यहां से। बात पूरी होने से पहले ही नयन भैया क्रोध से शेर की तरह गरजते हुए बोल उठे, अच्छा ये बात है कम वक्त, कमीने, भाग जाऊं, तुम लोगों के डर के भाग जाऊं?
फिर अपनी कमर से 5 रुपए निकालकर हाथ की मुट्ठी में झंझना कर बजाते हुए कहने लगा, देखो इतने रुपए हैं मेरे पास, इनका लालच मत छोड़ो। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो सब मिलकर आओ मैदान में और ले जाओ। लेकिन एक बार फिर कह देता हूं, मेरे गुरुजी के लड़के के बदन पर अगर किसी की हवा भी लगी तो याद रखना तुम सबको यमपुरी भेजकर ही घर जाऊंगा। शैतानों का शत्रु नयन हूं मैं, दूसरा कोई नहीं। जानता है मेरा नाम कि यूं ही लाठी लेकर कबाड़ियों की तरह भीख मांगता फिरता है। हरामजादा, कुत्ते का बच्चा, कमीना। इस बार एक बार की चारों तरफ सन्नाटा छा गया। 2 मिनट चुप रहने के बाद नयन भैया फिर से पुराने स्वर में बोल उठे, क्यों रे, कोई आ रहा है या यूं ही कमर में बांध कर ले जाऊं ये पैसे? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। रास्ते में कई बांस की लाठियां पड़ी थी। उन्हें उठाकर कंधे पे रखते हुए नयन ने कहा, चलो छोटे भैया अब घर चले, रात हो गई है। तुम्हारी दादी न जाने क्या सोचती होगी। ये सब आदमी हैं, कुत्ते की औलाद हैं ये सब, हमारा सामना ये नहीं कर सकते। अगर तुम खुद एक बंसी लेकर ही मारने दौड़ोगे ना तो ये सब भाग खड़े होंगे। अब तक मेरा डर दूर हो गया था। मैंने कहा, जाकर मारू नयन भैया? नयन भैया हंस पड़े, बोले, रहने दो छोटे भैया, अभी जरूरत नहीं, कुत्ते की जात है, काट सकते हैं बस। पुनः हम आगे बढ़ने लगे। नयन चुप रहा। मेरे प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना के अलावा किसी प्रकार नहीं देता। कुछ दूर आगे बढ़कर एक पेड़ की आड़ में आकर अचानक नयन खड़ा हो गया और बोला, नहीं छोटे भैया नहीं, अपनी आंखों से देखकर छोड़ा नहीं जा सकता। मैं ब्राह्मण गोसाई की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जैसे हो। कैसे बदला लोगे भैया? अगर उनमें से किसी एक को भी पकड़ पाया ना तो हम दोनों मिलकर उसे खूब मारेंगे। मारने पीटने के लालच के कारण मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मुझे ये एक नया सा खेल लग रहा था। लठैतों के संबंध में अनेकों बातें सुना करता था, इस समय वो सब झूठ मालूम होने लगी। नयन भैया ने आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना एक लठैत को तो मैं जरूर पकड़ लेता। आखिरकार हार मानकर मैंने कहा, नयन भैया किसी एक को तुम जरूर पकड़ो, मैं अपनी इसी बंसी से ना उसे खूब पीटूंगा। लेकिन मेरी बंसी अगर टूट गई? नयन फिर हंसकर बोला, बंसी की चोट से वो नहीं मरेगा, लो इस लाठी से पीटना। यह कहकर उसने एक बांस की लाठी मुझे मेरे हाथ में दी। गाय को पकड़कर यहीं खड़े रहो छोटे भैया, मैं अभी 2-1 को पकड़ कर लाता हूं, लेकिन चिल्लाहट या रोना धोना सुनकर डरना नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं डरूंगा, लाठी है ना मेरे हाथ में। नयन रास्ते से उठाई हुई बांस की लाठियां एक ओर रखकर एक मोटे बांस की लाठी लेकर और आहिस्ते आहिस्ते झुककर एक तरफ चला गया। लठैतों ने सोचा था कि हम चले गए, इसलिए वो सब निश्चिंत होकर मृत गोसाई की झोली से पैसे और बाकी सब चीजें तलाश रहे थे। अचानक एक लठ की निगाह नयन पर पड़ी और वो चिल्ला उठा, ये कौन है? मैं नयन हूं, उसी तरह खड़ा रहे, अगर थोड़ा भी हिला तो मार डालूंगा। बात पूरी होने के पहले ही मुझे अनेकों पैरों की आवाजें सुनाई पड़ी, साथ ही धीमा अंतर्नाद स्वर, जैसे कोई झाड़ी में गिर पड़ा हो। नयन ने चिल्ला कर कहा, एक को तो पकड़ लिया छोटे भैया, बाकी भाग गए। इस शुभ संवाद को सुनकर मैं प्रसन्नता से उछलने लगा। उसी जगह से चिल्ला कर कहा, उसे यहां पकड़ लाओ नयन भैया, मैं खुद पीटूंगा, तुम मत मारना उसे। नहीं भैया तुम ही मारना। फिर से एक करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। शायद नयन ने लाठी से कोंचा था। 2 मिनट के बाद देखा एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। उसके पीछे नयन भैया। पास आते ही उसने हाय मारा कहने के बाद रोते हुए खूब जोर से मेरे पैर पकड़ लिए। नयन ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर उठाते हुए ठीक से खड़ा कर दिया। मैं उसकी शक्ल देखकर डर गया था। उसने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी, पैर और हाथ में कई जगह चूने की छींटें बनाई हुई थी। दुबला पतला सा बदन, उस पर वो एक मैली फटी धोती पहने हुए था। वो अब भी रो रहा था। उसके गाल पर कसकर तमाचा लगाते हुए नयन ने कहा, चुप रहे हरामी के, जो कुछ पूछता हूं उसका ठीक से जवाब दे। तुम सब गिनती में कितने थे? क्या नाम है तुम लोगों के? कहां है घर? पहले तो उसने बताने से इनकार किया, लेकिन जो ही कई घूसे ताबड़तोड़ पीठ पर दनादन दिए, सब कुछ उगल दिया। नयन ने कहा, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? अब बता, गोसाई जब जमीन पर गिर पड़ा था तब तूने कितनी बार उसे लाठी से मारा था? 5 या 7 बार शायद। नयन ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छी बात है, 5-7 ही सही। अब उसी प्रकार जमीन पर सो जा, जिस तरह गोसाई जमीन पर सोए पड़े हैं।
छोटे भैया तुम जरा आगे बढ़ जाओ, लेकिन याद रखना उस गांठदार बांस वाली लाठी से ऐसा मारना कि बस 4-5 बार के मारने से ये मर जाए। मुझे आज देखना है कि तुम्हारे हाथ में कितना जोर है। तो अभी तक जमीन पर सोया नहीं, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, सो जा। ये कहकर लठैत का कान पकड़कर नयन ने सुला दिया। साथ ही उसने सोने के पहले ही कई एक लाते ताबड़तोड़ उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, देरी मत करो भैया, ठीक सर पर ही मारना, 2-3 चोट में समाप्त हो जाना चाहिए किस्सा। नैन भैया का स्वर बिल्कुल बदल गया था। आकृति भयानक हो उठी थी। आकृति देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नवीन खेल किस प्रकार खेलूं समझ नहीं पा रहा था। भय से भरी मेरी सारी आकृति कांपने लगी। रुआंसा होकर बोल उठा, मुझसे नहीं होगा भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमसे नहीं होगा? तब लाओ, मैं ही कर देता हूं। नहीं नैन भैया, तुम मत मारो। इधर 2-4 लात खाकर वो व्यक्ति जैसे ही जमीन पर गिरा था, ठीक उसी प्रकार पड़ा रहा। जरा हिला डुला नहीं, प्राण की भीख भी नहीं मांगी, यह तक कि एक शब्द मुंह से नहीं निकाल सका। मैंने कहा, इसे पकड़ कर ले चलो, थाने में बंद करा देंगे। मेरी बात सुनकर नैन चौंक उठा। थाने में? पुलिस में? हाँ, जैसे इसने हत्या की है ठीक उसी प्रकार उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जैसा किया वैसा फल भुगतेगा। नैन कुछ देर चुप रहा। उसके बाद लाठी से उसे धकेलते हुए बोला, अबे उठ। कोई जवाब नहीं मिला। नैन ने कहा, मालूम पड़ता है एक कमबख्त मर गया। एक तो खुद ही लक्का कबूतर है, शायद 2 दिन में खाया पिया होगा नहीं, जिस पर आए लठैतगिरी करने। भाग यहां से, दूर हो जा। लेकिन लठैत उसी तरह मुर्दे की तरह पड़ा रहा। नैन ने झुककर उसकी नाक को दबाते हुए कहा, नहीं, मरा नहीं है, बेहोश है। होश आने पर खुद ही घर चला जाएगा। चलो छोटे भैया, हम लोग भी चले, बहुत देर हो गई है। दादी जी चिंता करती हूँ। रास्ते में चलते चलते मैंने नैन से कहा, उसे छोड़ क्यों दिया नैन भैया? पुलिस में दे देने से अच्छा होता ना? क्यों छोटे भैया? अरे उसे फांसी की सजा मिलती, खून करने पर फांसी की सजा मिलती है, ये सब मैंने किताब में पढ़ा है। अच्छा, ये भी लिखा है किताब में? हाँ लिखा है, चलो ना, घर पर तुम्हें किताब खोल कर दिखाऊं। नैन ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या कहते हो भैया? एक आदमी को मार डालने के बदले में एक आदमी को मार डालते हैं? हाँ, ये ठीक है, ये सही सजा है, हम लोगों ने यही पढ़ा है। नैन ने हंसते हुए कहा, लेकिन सभी उचित कार्य इस दुनिया में नहीं होते छोटे भैया। क्यों नहीं होता नैन भैया? नैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सब कोई पुलिस थाने में ऐसे मामले ले जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जा सकते? मनुष्य इतना अन्याय क्यों करता है? ये बात आज तक मैं नहीं जान सका। फिर भी यही बात सोचते सोचते कुछ देर आगे बढ़ने पर मैंने कहा, अच्छा नैन भैया, वो लठैत फिर जाकर लठैतगिरी करेगा? नैन ने कहा, नहीं छोटे भैया, अब वो खून नहीं करेंगे। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये काम वो कर ही नहीं सकते। मैं इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हो सका। मैं चाहता था कि उसे फांसी की सजा मिले। मैंने कहा, वो तो बच गया, सजा तो उसे मिली नहीं। नैन अनमने भाव से न जाने क्या सोच रहा था। बोला, कौन जाने, सजा भी हो सकती है। फिर अपने को संयत करते हुए उसने कहा, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता छोटे भैया, तुम्हारी दादी तुम्हें जवाब देगी। बड़ा होने पर उनसे पूछ लेना। लेकिन मुझे सब्र ना हुआ। घर पर आते ही सारी घटनाएं शुरू से आखिर तक केवल हाथ पैर कांपने वाली बात को छोड़कर पूरे विस्तार के साथ मैंने दादी को सुना दी। उन्होंने सब बातें गौर से सुनकर एक दीर्घ निश्वास लेते हुए मुझे अपनी छाती से लिपटा लिया। मुंह से कुछ नहीं बोली, केवल स्तब्ध रह गई। नैन अब तक चुप रहा। मेरी बात पूरी होने के बाद दादी के लिए उन 5 रुपयों को उनके पैर के पास रखते हुए बोला, गाय मुझे मुफ्त में मिल गई, रुपए तुम्हारे ही पास लौटाए दादी। न बुआ ने लिए न तुम्हारी मंजली बहू के भाइयों ने। दादी ने हंसकर कहा, मुलाकात होने पर मंजली बहू को कहूंगी, लेकिन ये रुपए अब मैं नहीं लूंगी नैन। ले जा, इन्हें अपने ठाकुर जी के भोग में लगा देना। लेकिन एक बात कहनी रह गई, वो ये कि अभी तक तू पक्का गोसाई नहीं बन सका। क्यों दादी? रुपए बचाने से लोभ दूर नहीं होता। अगर वो उस समय सब मिलकर तुम दोनों पर हमला कर बैठते तो क्या होता? 5-6 और मरते। जहां नैन ने इतना पाप कमाया है वहां थोड़ा और कमा लेता। दादी चुप रह गई। इस बात का अर्थ वो नहीं जानती थी, पर नैन जानता था। इसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा।
दूर से जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए उन 5 रुपयों को लेकर चुपचाप घर से बाहर चला गया। अच्छे कर्म और अच्छे कर्मों को करने की कोशिश या सोच जरूरी नहीं है कि हर शख्स में बराबर हो। जरूरी है उस कर्म को करने की सामर्थ्य का होना। नयन में वो सामर्थ्य थी, इसलिए शायद वो कर पाया। हर कोई शायद ना कर पाए, पर नहीं करना गलत नहीं है। सामर्थ्य होने के बाद नहीं करना शायद गलत है। सोचिएगा इस कहानी के बारे में, लठैतों की कहानी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी। आपने सुनी रेडियो सिटी पर चली कहानी में। फिर लौटूंगा एक और कहानी लेकर। मैं हूं कहानी वाला रजत। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली कहानी।